Hello students, today we will study chapter 25. Our chapter 25 name is Independence Days. Often in history countries have been conquered and ruled by other countries. पहले कई बार हिस्ट्री कंट्रीज जो पुरानी कंट्रीज थी उसमें कॉन्क्यूर किया गया, दूसरी कंट्रीज के द्वारा रूल किया गया है. दिस इज कॉल्ड colonization. इसको हम colonization बोलते हैं. Given in the table below is a list of countries that had gained independence from colonial rule. नीचे आपको टेबल दे रखी है जिसमें कंट्रीज की लिस्ट है कि किन किन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली है कॉलोनियल रूल से. अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ देयर कॉलोनाइजर्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. आपको अनस्क्रैम्बल करना है कॉलोनाइजर्स के नेम्स को और उनको ब्लैंक्स में सही करके लिखना है. कंट्री, इंडिपेंडेंस डे एंड फ्रीडम अटेन्ड फ्रॉम. फर्स्ट इज जिम्बाब्वे, 18 अप्रैल 1980. किससे इसको फ्रीडम मिली है? यूनाइटेड किंगडम से. सेकेंड इज क्यूबा, 20 मई 1902 और इसमें आएगा बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स. थर्ड इज फिनलैंड, 6 दिसंबर 1917. इसका आंसर है रशिया. फोर्थ इज पेरू, 28 जुलाई 1821. इसका आंसर है स्पेन. फिफ्थ इज एल्ग्रिया, 5 जुलाई 1962, फ्रांस. सिक्स्थ इज साउथ कोरिया, 15 अगस्त 1945, जापान. सेवेंथ इज म्यांमार, 4 जनवरी 1948, यूनाइटेड किंगडम. एट्थ इज रवांडा, 1 जुलाई 1962, बेल्जियम. Next, chapter 26. Our chapter 26 name is Official Residences. The highest officers in the governments of most nations are usually given very prominent and grand places to live while they are in office. Highest officers जो है गवर्नमेंट्स के most nations के ज्यादातर उनको very काफी ज्यादा prominent और grand places दिए जाते हैं रहने के लिए, जबकि they are in office, उनके वो ऑफिस में ही होते हैं. From country to country, the highest official can be a president, chancellors, prime ministers, king, sultan और emperor. और कंट्री टू कंट्री में हाईएस्ट ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट, chancellors, prime ministers, king, sultan और emperor वगैरह. The residences that they occupy have historic importance as they are the center of powers for the country. और जो रेजिडेंसेज होते हैं जो भी ऑक्यूपाई करते हैं हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को एज दे आर, वो जो सेंटर्स होते हैं पावर के, मतलब हमारे कंट्री के लिए, दे आर यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री. वे ज्यादातर हमारी कंट्री के कैपिटल सिटी में ही रहते हैं, जिनके पास जितनी पावर्स होती है हमारे गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए. तो इन द मिसिंग स्पॉट्स इन द टेबल, आपको मिसिंग स्पॉट्स फिल करने हैं इस टेबल के अंदर. सिटी, नेम ऑफ रेजिडेंस, कंट्री. सिटी कौन सी होगी? रेजिडेंस का नेम है राष्ट्रपति भवन और कंट्री है इंडिया. तो सिटी कौन सी बचे? न्यू दिल्ली. नेक्स्ट सिटी है वॉशिंगटन. अब आपको नेम ऑफ रेजिडेंस लिखा है व्हाइट हाउस. कौन सी कंट्री है ये है बच्चों यूएसए. सिटी है मॉस्को. आपको रेजिडेंस का नेम बताना है और कंट्री है रशिया. तो रेजिडेंस का नेम है क्रेमलिन. सिटी है कोलंबो. रेजिडेंस का नेम है टेम्पल ट्रीज और कंट्री का नाम है बच्चों श्रीलंका. आपको सिटी का नेम बताना है. रेजिडेंस का नेम है बेल्जियम पैलेस और कंट्री है जर्मनी. तो इसमें आंसर आएगा बर्लिन. सिटी है पेरिस. आपको रेजिडेंस का नेम बताना है और कंट्री है फ्रांस. तो रेजिडेंस का नेम है आईएलसी पैलेस. सिटी है बेजिंग. रेजिडेंस है जूनानहाई और आपको कंट्री का नेम बताना है. कंट्री का नेम है बच्चों
चाइना। आपको सिटी का नेम बताना है। रेजिडेंस है ब्लू हाउस और कंट्री है साउथ कोरिया। सिटी का नेम है सियोल। सिटी है ढाका। आपको रेजिडेंस का नेम बताना है और कंट्री है बांग्लादेश। तो इसमें आएगा बच्चों हमारा बंगा भवन। नेक्स्ट चैप्टर 27। अवर चैप्टर 27 नेम इज being responsible. Being responsible means taking care of your duties and being answerable for your actions. Responsible होने का मतलब होता है कि हमें अपनी ड्यूटीज संभाल के उसको करना चाहिए और आंसरेबल बनना चाहिए अपने एक्शंस के लिए। The habit of being responsible can be developed by making good decisions, caring of others and knowing what is expected of you. जो हैबिट होती है रिस्पॉन्सिबल बनने की वो डेवलप्ड होती है हमारे मतलब गुड डिसीजंस को बनाती है, दूसरों की केयर करवाना सिखाती है और ये बताती है कि हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये जानने में हमारी हेल्प करती है। एज आंसर यस फॉर रिस्पॉन्सिबल एक्शन एंड नो फॉर इररिस्पॉन्सिबल एक्शन। जो रिस्पॉन्सिबल एक्शन है उसमें आपको यस लिखना है, जो इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है उसमें आपको नो लिखना है। ये पिक्चर में आपको दिख रखा होगा, ये जो लेडी है ये उठ रही है, खड़ी हो रही है और इसको ओल्ड लेडी को सीट दे रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबल एक्शन है तो इस पर लिखेंगे यस। सेकंड वाले में इतना लाउड ये टॉक कर रहा है फोन पर, जो पीछे वाले को हार्म हो रहा है मतलब उसको नुकसान हो रहा है, ये इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है तो इसमें हम लिखेंगे नो। ये भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन है तो इसमें हम लिखेंगे यस। फोर्थ स्टडी कर रहा है आराम से, ये भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन है यस। एंड फिफ्थ ये इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है तो इसमें लिखेंगे नो, क्योंकि मैं वॉल पे पेंटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, वॉल को गंदा नहीं करना चाहिए। इस पिक्चर में बच्चा स्टडी कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल एक्शन है यस। सेवेंथ वाले में ये भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन है और एट्थ वाले में बच्चों ये भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन है। नेक्स्ट बी चेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोर। आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोर चेक करना है। गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स फॉर ईच रिस्पॉन्सिबल एक्शन दैट यू फॉलो। आपको अपने आप को 2 मार्क्स देने हैं जो आप हर एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन को फॉलो करते हो। एड अप योर स्कोर, उसके बाद अपने स्कोर को ऐड करना है, जोड़ना है। फर्स्ट इज आई डू स्मॉल चोर्स एट होम टू हेल्प माई फैमिली। मैं छोटे छोटे काम करती हूँ घर में अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, मतलब 2 मार्क्स देने हैं। सेकंड आई चेक माई बिलोंगिंग्स बिफोर लिविंग फॉर स्कूल। मैं अपने सामान को चेक करता हूँ स्कूल जाने से पहले। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आप अपने 2 मार्क्स देने हैं। थर्ड आई अराइव एट स्कूल पंचुअली। मैं स्कूल में पंचुअली मतलब सही टाइम पे अराइव करता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो, कभी लेट नहीं होते हो, तो आपको अपने आप को यहाँ पर 2 मार्क्स देने हैं। अगर आप पंचुअली नहीं हो तो आपको अपने आप को 2 मार्क्स नहीं देने हैं। फोर्थ इज आई डोंट डिस्टर्ब द क्लास बाय बीइंग नॉइजी। मैं शोर करके क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अगर आप नहीं करते तो 2 मार्क्स देने हैं, अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो आप अपने आप को मार्क्स नहीं दोगे। फिफ्थ इज आई डोंट मेक फन ऑफ अदर्स। मैं कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स देने हैं। अगर आप दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते हो, अच्छा रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तो आपको 2 मार्क्स देने हैं। अगर दूसरों का मजाक उड़ाते हो तो आपको यहाँ पे अपने आप को 2 मार्क्स नहीं देने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। 6 आई डू माई होमवर्क एवरीडे। मैं रोजाना अपना होमवर्क करता हूँ, तो 2 मार्क्स देने। अगर आप करते हो तो आपको अपने आप को मार्क्स देने हैं, अगर आप नहीं करते तो आपको अपने आप को मार्क्स नहीं देने हैं। 7 आई कीप माई डेस्क नीट एंड क्लीन। क्या आप अपने डेस्क को नीट एंड क्लीन रखते हो? अगर आप रखते हो तो 2 मार्क्स देने हैं, अगर आप नहीं रखते हो तो आपको 2 मार्क्स नहीं देने हैं। 8 आई डोंट प्ले विद द मोबाइल फोन इन बेड। मैं मोबाइल फोन पे नहीं खेलता हूँ बेड पे, जब मतलब मैं बेड पे होता हूँ मैं मोबाइल फोन से नहीं खेलता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 2 मार्क्स देने हैं, करते हो तो 2 मार्क्स नहीं देने हैं। Then I tell my teacher if I have any problem in class। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या आप अपने टीचर से बोलते हो क्लास में? अगर आप बोलते हो तो ये रिस्पॉन्सिबल एक्शन है, आपने आपको 2 मार्क्स देने हैं, अदरवाइज नहीं देने हैं। आई लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस। मैं अपने पेरेंट्स की एडवाइस को, पेरेंट्स की सलाह को मानता हूँ, सुनता हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 2 मार्क्स देने, अदरवाइज नहीं देने हैं। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोर, अब आपको काउंट करना है ऊपर आपका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोर कितना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको सभी पे 2 लिखकर दिखाया है, तो अकॉर्डिंग टू मी टोटल रिस्पॉन्सिबल स्कोर्स जो है बच्चों वो 20 हुए हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको वहां पर 2 लिखना है, अगर आप ऐसा काम नहीं करते हो तो आपको वहां पर 2 नहीं लिखना है। उसके बाद आपको एड अप करके बताना है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोर कितना है, फिर वो आपको यहाँ पर लिखना है।
स्कोर ऑफ 1 to 5, जिसका स्कोर 1 से 5 के बीच में है, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, तो आपको जरूरत है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बने। स्कोर ऑफ 6 to 10, जिसका स्कोर 6 से 10 के बीच में है, यू आर रिस्पॉन्सिबल समटाइम्स बट यू कैन ट्राई हार्डर, आप कभी कभी कोशिश करते हो रिस्पॉन्सिबल बनने की, लेकिन कभी कभी आप उसको गलत कर देते हो। स्कोर ऑफ 11 to 15, जिसका स्कोर 11 से 15 के बीच में है, यू आर कैट रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो। स्कोर ऑफ 16-20, जिसका स्कोर 16 से 20 के बीच में है, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल हो, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। इट मीन्स ये आपको यहाँ पे एक्शन से रखी है, जो कम रिस्पॉन्सिबल है, ओप्स, जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, और जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल अच्छा है, नॉट बैड, ज्यादा बुरा भी नहीं है, और जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेट जॉब। नेक्स्ट chapter 28, our chapter 28 name is homophones, words having the same pronunciation but different spellings and meaning are called homophones, वे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग्स अलग होती हैं और उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट वर्ड को चूज करके, जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करके लिखना है। फर्स्ट इज अनीता ईट्स हर फेवरेट, अनीता अपना फेवरेट क्या खा रही है, सीरियल, CEREAL, फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे। सेकेंड इज द डॉक्टर asked her to eat more carrots to improve her eyes so that she could dash better, डॉक्टर बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा गाजर खाया करो, कैरेट खाया करो, जिससे कि आपकी जो आईज है वो इंप्रूव हो सकती है और आपको अच्छा दिख सकता है, तो वो क्या है बच्चों, सी, दिखना मतलब सी। थर्ड इज आयशा लव्स द डैश फॉर हर मदर्स परफ्यूम, आयशा को क्या पसंद है अपनी मदर के परफ्यूम की, सेंट। फोर्थ इज राहुल हैड अ डैश थ्रोट हैंस ही कुडंट सिंग, राहुल का थ्रोट कैसा हो रहा है जिससे वो नहीं गा पा रहा है, सोर थ्रोट। फिफ्थ ग्लास यूटेंसिल्स डैश इजीली, जो ग्लास यूटेंसिल्स होते हैं वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये वाला ब्रेक आएगा इसमें। सिक्स मिली गोज टू चर्च एवरी संडे टू डैश, जो मिली है वो चर्च जाती है हर संडे क्या करने, प्रे करने। सेवन सारा इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड इज स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग इन अ डैश, सारा को ऊंचाई से डर लगता है और वो डरती भी है ट्रैवलिंग करना, किसमें ट्रैवल करना, प्लेन में। एट अमन लव टू विजिट द डैश स्टोर, अमन को पसंद है कौन से स्टोर पर जाना, स्टेशनरी स्टोर। Then John's dog dug a dash in the ground to hide his bone, जो जॉन का डॉग है वो ग्राउंड में डग कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है अपनी बोन को हाइड करने के लिए, क्या कर रहा है वो, होल कर रहा है। Tenth, समर एट अ डैश एंड बर्न्ट हिज टंग, समर ने क्या खाया जो उसकी टंग जल गई, चिली। Next, chapter 29. Our chapter 29 name is pick a phrase. Complete the sentences by choosing your answers from the help box. आपको sentences को complete करने हैं अपने answers को choose करके help box में से। First is we are planning a surprise party on mother's birthday. हम plan कर रहे हैं surprise party mother's के birthday के लिए। I hope my sister will not let the dash. I hope जो मेरी बहन है वो क्या नहीं करेगी, चलिए help box में से देखते हैं। आंसर आएगा बच्चों, get out of the bag. सेकंड, द हॉरर मूवी गिव्स मी डैश एट द थिएटर, जो हॉरर मूवी है वो मुझे क्या देती है थिएटर में, कि भाई जिबीज। थर्ड, माई रिजल्ट आर गोइंग टू बी डिक्लेयर टुडे, आई एम डैश, मेरे रिजल्ट आज आने ही वाला, डिक्लेयर होने वाला है,
आई एम डैश में क्या हो रहा हूं? आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्लोज्ड. फॉर दिस आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्लीनलीनेस. मैं काफी इम्प्रेस हूँ तुम्हारी क्लीनलीनेस से, साफ सफाई से. दिस रूम इज एब्सोल्युटली, ये रूम एब्सोल्युटली क्या है? thick and span. This room is absolutely thick and span. Fifth is please dash while talking to my grandfather. प्लीज कृपया करके क्या करो जब आप मेरे ग्रैंडफादर से बात कर रहे हो. ही इज वेरी लर्न, ये काफी लर्न है. तो फिफ्थ का आंसर आएगा बच्चों हमारा माइंड योर पीस एंड क्यून. Mind your P's and Q's. Sixth is I can't believe I got selected for this talent show. I am dash. मुझे विश्वास नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी इस टैलेंट शो में. आई एम डैश, मैं क्या हूं? ऑन क्लाउड 9. सेवन, सिंस यू हैव कमिटेड सच अ बिग मिस्टेक बी रेडी टू. यदि ये तुम कमिटेड कर रहे हो अपनी इस बड़ी मिस्टेक को, तो बी रेडी टू, तैयार रहो. किस चीज के लिए तैयार रहो? फेस द म्यूजिक. नेक्स्ट, एट इज ही इज सो इल टेम्पर्ड दैट ही ऑलवेज हैज एन डैश. ये काफी इल टेम्पर्ड है, इसलिए ये हमेशा. इसका आंसर आएगा बच्चों एक्स टू ग्राइंड. Ninth, although we were late and it was a dash, we managed to catch the train. हालांकि हम लेट हो चुके हैं और जरूरी है कि हमें क्या करना है, मैनेज करना है ट्रेन को पकड़ने के लिए. तो यहाँ पर आएगा बच्चों रेस अगेंस्ट टाइम. टेंथ, शी इज प्राउड एंड एरोगेंट. ये काफी प्राउड और एरोगेंट है. शी कीप्स एवरीवन डैश. ये सभी को क्या रखती है? एट आर्म्स लेंथ. शी कीप्स एवरीवन एट आर्म्स लेंथ. Next, chapter 30. Our chapter 30 name is Master Magician. Sare Gama Pa Dha Ni. The 7 notes swars of Indian music are collectively called the सरगम. अगर इन इंडियन म्यूजिक को कलेक्टिवली करें, इकट्ठा करें, तो इन 7 नोट्स को हम सरगम बोलते हैं. ओवर द इयर्स द इंट्रैक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स हैज गिवन इंडियन म्यूजिक इट्स रिच एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर. और ओवर द इयर्स मतलब काफी टाइम पहले जो इंट्रैक्शन हुआ था डाइवर्स हुआ था कल्चर्स के बीच में, उन्होंने इंडियन म्यूजिक को दिया था रिच और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर. रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड नेम द फेमस म्यूजिशियन. आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको रीड करना है और इन फेमस म्यूजिशियन के नेम बताने हैं. फर्स्ट इज अ फेमस सरोद प्लेयर हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2001. फेमस सरोद प्लेयर जिन्हें रिसीव किया था पद्म विभूषण 2001 में, वो कौन है बच्चों? वो है ये नंबर 1 और इनका नेम है उस्ताद अमजद अली खान. इट मींस बी. सेकंड इज द शहनाई माएस्ट्रो हु वाज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन 2001. शहनाई माएस्ट्रो जिन्होंने अवॉर्डेड किया था गया था भारत रत्न के साथ 2001 में, वो कौन है बच्चों? वो है ये और इनका नेम है लेट साद बिस्मिल्लाह खान. इट मीन ई. तो इसमें हम लिखेंगे ई. थर्ड इज अ नोटेड तबला प्लेयर हुज सन उस्ताद जाकिर हुसैन इज आल्सो अ ग्रेट तबला प्लेयर. ही नोटेड जो तबला प्लेयर है जिनका बेटा उस्ताद जाकिर हुसैन, वो भी काफी अच्छा तबला प्लेयर है. तो वो कौन है बच्चों तबला प्लेयर? ये. और इनका नेम है बच्चों लेट उस्ताद अला रखा खान. इट मीन्स सी. नेक्स्ट, फोर्थ इज अ वेल नोन फ्लूट प्लेयर हु बिगिन्स हिज कैरियर एज अ रेसलर. ये जाने माने फ्लूट प्लेयर है जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत
जो है वो रेसलर से की थी, ऐसा रेसलर की थी। तो ये कौन सा है बच्चों, फ्लूट प्लेयर, ये इसमें आएगा नंबर 4 और इनका नेम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, इट मीन्स एफ, तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों एफ। फिफ्थ, अ वेल नोन सितारिस्ट एंड अ जिएंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जाने माने सितारिस्ट और जिएंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो ये कौन है बच्चों, ये वाले, इट मीन्स नंबर 5 और इनका नेम है लेट उस्ताद विलायत खान, इट मीन्स ए, तो इसमें हम लिखेंगे ए। सिक्स्थ इज द नाइटिंगेल ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, जो नाइटिंगेल है कर्नाटिक म्यूजिक के जो पहले फर्स्ट म्यूजिशियन थे हमेशा के लिए एवर, जिन्हें अवॉर्डेड किया गया था भारत रत्न से, वो कौन थे बच्चों, ये, और इनका नेम है लेट एम एस सुब्बालक्ष्मी, इट मीन्स डी। Seventh is a well-known santoor player honored with the Sangeet Natak Academy Award in 1986. जाने मन संतूर प्लेयर ऑनर्ड जिनको संगीत नाटक अकेडमी से अवॉर्डेड किया गया था 1986 में, तो वो है बच्चों ये, और इनका नेम है पंडित शिव कुमार शर्मा, इट मीन्स एच, तो इसमें हम लिखेंगे एच। A highly popular Carnatic vocalist with almost magical command over his voice. ये हाईली पॉपुलर कार्नेटिक वोकलिस्ट है ऑलमोस्ट सभी मैजिकल कमांड के साथ, ओवर हिज वॉइस, अपनी वॉइस के साथ, तो ये है बच्चों वे, और इनका नेम है बच्चों डॉक्टर एम बाला मुराली कृष्णा जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी। नेक्स्ट chapter 31, our chapter 31 name is literacy delight. Answer the questions based on some wonderful books. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कुछ वंडरफुल बुक्स पे बेस्ड है। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आपको अपने आंसर हेल्प बॉक्स में से चूज करने हैं। फर्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयरे, अ स्टोरी अबाउट अ नॉटी बॉय हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल। आपको इसका ऑथर कौन है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयरे बुक का, और जो स्टोरी है ये एक नोटी बॉय के बारे में है जो हमेशा किसी ना किसी परेशानी में फंसता रहता है। तो चलिए हेल्प बॉक्स में से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका नेम है बच्चों मार्क ट्वेन। सेकंड, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु स्पेंट 28 years along on an island after his ship sank into the sea। इस ऑथर का नेम बताना है जिसकी बुक का नेम है रॉबिन्सन क्रूसो, और ये स्टोरी है एक मैन के बारे में जिसने 28 years स्पेंड किए अकेले आइलैंड पर, जब उसका शिप जो है सी में सैंक हो गया था, डूब गया था। तो इसका नेम है बच्चों डानियल डिफॉय। Third is who is the author of Black Beauty, a story about an old black horse and the difficulties he faces while growing up। इस ऑथर का नेम बताना है जिसकी बुक है ब्लैक ब्यूटी, और ये स्टोरी है ओल्ड ब्लैक हॉर्स के बारे में जिसने काफी डिफिकल्टीज को फेस किया जब वो ग्रो अप हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इसका नेम है बच्चों अन्ना सेवल। इसका आंसर आएगा अन्ना सेवल। Next, fourth, who is the author of the story of Dr. Dolittle, a story about a doctor who can speak with animals in their own languages। आपको इस ऑथर का नाम बताना जिसकी बुक है द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल। ये एक स्टोरी है डॉक्टर के बारे में जो एनिमल से बात करता है उन्हीं की ही लैंग्वेज में। तो इसका आंसर है बच्चों हग लॉफ्टिंग। Fifth, who is the author of Treasure Island, a story about the adventures of Jim Hawkins and his search for buried treasures। आपको ऑथर बताना है ट्रेजर आइलैंड का ऑथर कौन है। ये स्टोरी है एडवेंचर्स ऑफ जिम हॉकिंस के बारे में जिसने सर्च किया खुद का बुरिड ट्रेजर के लिए। का नेम है बच्चों रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन।
Next 6. Who is the author of Gulliver's Travels, a series of stories in one of which a man reaches a strange island of people who are only 6 inches tall. इसका ऑथर कौन है? गुलिवर्स ट्रेवल्स का ये सीरीज है, स्टोरीज है, एक उसके बारे में, मैन के बारे में जो स्ट्रेंज आइलैंड पे पहुंच जाता है। वहां पे जो लोग हैं वो सिर्फ 6 इंचेस टॉल होते हैं। तो इसका नेम है बच्चों जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट chapter 32. Our chapter 32 name is Shining India. Fill in the blanks to complete these statements. आपको इन blanks को fill करना है statements को complete करने के लिए। Choose your answers from the help box. आपको अपने answers help box में से choose करने हैं। First is dash successfully launched 104 satellites in a single flight from Sriharikota and made history. चलिए देखते हैं कौन है इसका नेम। यह बच्चों इसरो। Second, India signed an agreement with Dash, the world's largest nuclear and particle physics laboratory, to become an associate member state of the organization. इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ, उसका नेम बताना है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है और ये एसोसिएटेड हुई है मेंबर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका नेम है बच्चों टोन। Third, Dash is the world's lightest satellite at 64 grams, designed by an 18 years old student from Tamil Nadu named Rifat Shahrukh in a competition organized by NASA. ये एक वर्ल्ड लाइटेस्ट सैटेलाइट है 64 ग्राम की, जो डिजाइन की गई है एक 18 इयर्स ओल्ड के स्टूडेंट के द्वारा जो कि तमिलनाडु का है। इसका नाम है रिफत शाहरुख। ये कंपटीशन था, ऑर्गेनाइज किया गया था नासा के द्वारा। तो उसका नाम है बच्चों कलमसत। Fourth, Dash is the national movement started on 2nd October 2014 by Prime Minister Narendra Modi and declared rural India open defecation free on 2nd October 2019. ये एक नेशनल मूवमेंट है जो स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और डिक्लेयर किया गया था रूरल इंडिया ओपन डिफेकेशन फ्री 2 अक्टूबर 2019 को। तो इसका नेम है बच्चों स्वच्छ भारत अभियान। Fifth, Dash bagged the silver medal for badminton at the 2016 Rio Olympics and is the first Indian to become the badminton world champion. इसका नेम बताया जो बैग था, मतलब सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन के लिए 2016 में रियो ओलंपिक्स में, और ये फर्स्ट इंडियन थे जो बने थे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। तो इसका नेम है बच्चों पीवी सिंधु। Six, Dash, also known as Train 18, is an Indian semi-high-speed intercity electric multiple unit under the Indian government's Make in India initiative. इसको जानते हैं हम ट्रेन 18 के नाम से, और ये इंडियन सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट्स के नीचे जो ये इंडियन इनिशिएटिव बनाती है, इंडिया को इनिशिएट करती है। तो इसका आंसर है बच्चों वंदे भारत एक्सप्रेस। Seventh, the 112 foot tall Dash statue of Lord Shiva in Tamil Nadu has been declared the largest bust in the world by the Guinness Book of World Records. 212 फुट tall क्या है बच्चों? उसका नाम है आदि योगी। ये जो आदि के स्टैचू है लॉर्ड शिवा के तमिलनाडु में, ये डिक्लेयर किए गए हैं लार्जेस्ट बस्ट वर्ल्ड के, किसके द्वारा? गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा।
Next is chapter 33. Our chapter 33 name is interview rights. Interviewing people is a way of asking questions to gather more information. Interviewing people का मतलब होता है कि उनसे क्वेश्चंस पूछना और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना. Here are some ground rules that you should follow. यहाँ पे नीचे कुछ ground rules रखे हैं जो आपको follow करने चाहिए. First is research before you begin. शुरुआत करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए. This effort will help you understand and impress the person you are interviewing. ये जो एफर्ट है आपकी हेल्प करेगा अच्छे समझने में और ये उस पर्सन को भी इम्प्रेस करेगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा. इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कम अप विद गुड क्वेश्चंस. और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी कि आप अच्छे से कम अप कर सकते हो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ. सेकंड, रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट विद द पर्सन यू विश टू इंटरव्यू. आपको रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए उस पर्सन के साथ जिससे आप इंटरव्यू देना चाहते हो. आस्क बिफोर हैंड what would be a good time to conduct the interview even if it is a phone interview. आपको पूछना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले कि सही टाइम क्या रहेगा इंटरव्यू कंडक्ट करवाने का यदि आप फोन इंटरव्यू कर रहे हो तो, अगर वो फोन इंटरव्यू है तो. थर्ड इज थिंक ऑफ एट लीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस बिफोर हैंड. आपको इंटरव्यू देने से पहले पूछने से पहले कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस को सोचना चाहिए. मेक श्योर यू थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प द पर्सन टॉक मोर इंस्टेड ऑफ जस्ट a yes or no आंसर. मेक श्योर आप ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचें जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि पर्सन आपसे ज्यादा बात कर सके सिवाय yes और no के बोलने से. बी फैमिलियर विद द क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू. सबसे पहले आपको ज्यादा ही फैमिलियर हो जाना है उन क्वेश्चंस को पूछने से पहले. आपको उस इंटरव्यू से जो आपको इंटरव्यू दे रहा होगा उससे फैमिलियर थोड़ा सा हो जाना है, कंफर्टेबल फील हो जाना है. फोर्थ, नोट इट डाउन. राइट डाउन ऑल द रिस्पॉन्सेज इन अ नोटबुक. जो भी रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं वो सब आपको नोटबुक में नोट करने हैं. You can carry a recorder to record the interviewer, but make sure you ask for permission from the interviews. आपको कैरी करना है रिकॉर्डर को रिकॉर्ड करने के लिए इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेक श्योर आप पहले पूछ लो, परमिशन ले लो उस इंटरव्यू से. 6, अराइव ऑन टाइम. हमेशा टाइम पर ही जाना चाहिए. बी श्योर टू अराइव एट इंटरव्यू ऑन और बिफोर द एग्रीड टाइम. आपको हमेशा इंटरव्यू पर टाइम पर या फिर टाइम थोड़ा पहले ही जाना चाहिए. 6, बी पोलाइट टू द इंटरव्यू. आपको इंटरव्यू के साथ बी पोलाइट मतलब पोलाइट रहना है. ड्यूरिंग द इंटरव्यू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन व्हाट द इंटरव्यूअर हैज टू से. इंटरव्यू के दौरान आपको बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेटेड रहना है, इंटरेस्टेड रहना है कि वो जो इंटरव्यूअर जो आपसे कुछ पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग पोलाइटली आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन अगेन. यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप पोलाइटली आराम से उससे पूछ सकते हैं कि वो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दे, आपको दोबारा से बोल दे कि उसने क्या पूछा है. 7, लिसन एंड ऑब्जर्व केयरफुली. आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से केयरफुली उसको ऑब्जर्व भी करना है. समटाइम्स एन आंसर कैन लीड टू न्यू क्वेश्चंस टू. कभी कभी आंसर्स में से नए क्वेश्चंस भी बनकर आ जाते हैं. डोंट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड बिफोर. आपको वो इंफॉर्मेशन को नहीं पूछना है जो आप पहले ही उससे पूछ चुके हो. दिस वुड मीन दैट यू वर नॉट पेइंग अटेंशन. इसका मतलब ये है कि आप उस पर अटेंशन पे नहीं कर रहे हो. 8, नोट ओनली द हाईलाइट्स. राइट ओनली द की पॉइंट सो दैट यू कैन नोट एवरीथिंग डाउन. आपको सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखने हैं जिससे कि आप सभी चीज लिख पाओ. डोंट राइट एवरी वर्ड सेड. आपको हर एक वर्ड नहीं लिखना होता जो भी वो बोल रहा है. 9, पुट टुगेदर योर रिपोर्ट. आपको अपनी रिपोर्ट को साथ में एक साथ रखना चाहिए. राइट आफ्टर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के ठीक बाद while the details are still fresh in your mind. तो जो डिटेल्स होंगी वो आपके माइंड में फ्रेश रहेंगी. राइट एवरीथिंग. जो भी आपने लिखी होंगी. यू कैन स्टार्ट राइट एट होम. आप उसको फिर घर पे जाकर सही से लिख सकते हो. इंटरव्यू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एन इंटरेस्टिंग नेबर. इंटरव्यू जो है वो आपके लिए मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके इंटरेस्टिंग नेबर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज चैप्टर 34. आवर चैप्टर 34 नेम इज प्रोमिनेंट कैपिटल सिटीज. ईच कंट्री हैज अ कैपिटल सिटी. हर एक कंट्री की कैपिटल सिटी है. द कैपिटल ऑफ अ कंट्री इज द सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट. जो कैपिटल होती है कंट्री की वो सिटी होती है जहाँ पर मतलब जहाँ पे जो गवर्नमेंट का सेंटर होता है. द कैपिटल सिटी इज नॉट ऑलवेज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अ कंट्री. जो कैपिटल सिटी होती है वो हमेशा लार्जेस्ट सिटी नहीं होती है कंट्री की. गिवन बिलो आर सम कैपिटल सिटीज फेमस ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और वेल्थ. नीचे आपको कुछ कैपिटल सिटीज दे रखी है, फेमस कैपिटल सिटीज जो उनके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए और वेल्थ के लिए फेमस हैं. फर्स्ट इज वॉशिंगटन
DC. Washington DC is the capital of the United States of America USA and is named after George Washington, the first president of the USA. Washington DC कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की और इसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद रखा गया था, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए की. इट हैज मैनी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मेमोरियल्स. इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और मेमोरियल्स भी हैं. द अमेरिकन प्रेसिडेंट लिव्स हियर एट द व्हाइट हाउस. जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर व्हाइट हाउस में रहता है. सेकेंड है बच्चों टोक्यो. टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान. टोक्यो जापान की कैपिटल है. It is located on the main island of Japan, which is made up of 4 islands. ये located हुआ है main island of Japan में, जो कि 4 island से बना है. It is one of the most populated city in the world. ये पूरे वर्ल्ड में काफी populated city भी है. The Emperor of Japan lives here. जो जापान का एम्पर है वहां पर रहता है. Third is Paris. Paris is the capital of France. Paris France capital है. It is a major center of arts, culture, tourism, food and fashion in the world. ये मेजर सेंटर है आर्ट्स, कल्चर, टूरिज्म, फूड, फैशन का पूरे वर्ल्ड के अंदर. Millions of tourists visit this city each year to see its landmarks such as the Eiffel Tower and the Louvre Museum. Millions of tourists अलग अलग सिटी के यहाँ पर आते हैं हर साल इसके लैंडमार्क्स को देखने के लिए, मतलब जैसे कि आईफिल टावर को देखने के लिए और ल्यूव्रे म्यूजियम को देखने के लिए. नेक्स्ट फोर्थ इज रोम. रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली. जो रोम है वो इटली की कैपिटल सिटी है. इट इज एन एंशिएंट सिटी विद मोर देन 2500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री. ये काफी एंशिएंट सिटी है, काफी पुरानी सिटी है, लगभग 2500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री से भी ज्यादा. द वेटिकन एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर क्रिश्चियन इज लोकेटेड हियर. जो वेटिकन है मतलब इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है क्रिश्चियंस का, वो यहाँ पे लोकेटेड हुआ है. The city also has famous museums and tourist landmarks. इस सिटी में फेमस म्यूजियम्स और टूरिस्ट लैंडमार्क्स भी हैं. फिफ्थ इज लंदन. लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है. इट्स हिस्ट्री गोज बैक टू एंशिएंट रोमन टाइम्स. इसकी हिस्ट्री गोज बैक वापस चली जाती है एंशिएंट रोमन टाइम्स में. इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर थेम्स. ये रिवर थेम्स पे लोकेटेड हुआ है. It has many world famous monuments such as the Tower of London, Big Ben and Buckingham Palace. और इसमें मैंने वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स भी हैं जैसे कि टावर ऑफ लंदन, बिग बैन और बुकिंगहम पैलेस. नेक्स्ट सिक्स्थ इज मॉस्को. मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया. मॉस्को रशिया का कैपिटल है. इट इज लोकेटेड ऑन द मोस्कवा रिवर. ये मोस्कवा रिवर में लोकेटेड हुआ है. द क्रेमलिन विच इज द रेजिडेंस ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट इज लोकेटेड हियर. जो क्रेमलिन है, जो रेजिडेंस है, रहने की जगह है रशियन के प्रेसिडेंट की, वो वहां पे लोकेटेड हुई भी है. मॉस्को's नोटेबल लैंडमार्क सेंट बेसिल्स कैथेड्रल इज रिकॉग्नाइजेबल फॉर इट्स कलर्ड डॉम्स. जो मॉस्को's नोटेबल लैंडमार्क्स हैं, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल है, ये रिकॉग्नाइजेबल हुआ है इसके कलर्ड डॉम्स के लिए. नेक्स्ट टिक द करेक्ट कैपिटल सिटी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. आपको करेक्ट कैपिटल सिटीज पर टिक करना है इन कंट्रीज की. फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी कौन सी है बच्चों? बर्न. तो हम बर्न पर टिक करेंगे. सेकंड इज कनाडा. कनाडा की कैपिटल सिटी है ओटावा, तो हम इस पर टिक करेंगे. थर्ड इज जर्मनी. जर्मनी की कैपिटल सिटी है बर्लिन. फोर्थ ब्राजील. ब्राजील की कैपिटल सिटी है बच्चों ब्राजीलिया, इस पर हम टिक करेंगे. फिफ्थ इज श्रीलंका. इसकी कैपिटल सिटी है कोलंबो. सिक्स सऊदी अरेबिया. कैपिटल सिटी है रियाद. सेवेंथ इज स्पेन. स्पेन की कैपिटल सिटी है माद्रिद. एट इज मलेशिया. मलेशिया की कैपिटल सिटी है कुआलालंपुर. नाइन्थ इज इंडिया. इंडिया की कैपिटल सिटी है बच्चों न्यू दिल्ली. टेंथ इज थाईलैंड. थाईलैंड की कैपिटल सिटी है बच्चों बैंकॉक. Next, chapter 35. Our chapter 35 name is team sizes. In every team sport, there are a definite number of players on each side. हर एक टीम स्पोर्ट में definite number of players होते हैं हर एक साइड. There are main and substitute players in each team. ये main और substitute players होते हैं हर एक टीम में. The main players actively play on the field.
जो मेन प्लेयर होता है वो एक्टिवली फील्ड में खेलता है, प्ले करता है. सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स वेट फॉर देयर चांस टू प्ले एंड एक्ट एज द रिप्लेसमेंट फॉर द मेन प्लेयर इफ दे गेट इंजर्ड और टायर्ड. सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स इंतजार करते हैं अपनी चांस का खेलने के लिए और वो रिप्लेसमेंट की तरह भी एक्ट करते हैं जब मेन प्लेयर को इंजर्ड हो जाए या फिर वो थक जाए तो. ए, state the number of people in each team by entering the missing alphabets. आपको number of people लिखने हैं हर एक टीम में उस missing alphabets को लिख करके. First is baseball is a bat and ball sport played on a diamond shaped field. जो baseball है वो bat और ball sport है जो diamond shaped field में खेला जाता है. तो इसमें कितने बच्चों? 9 players. Second is volleyball is the national game of Sri Lanka. Volleyball श्रीलंका का नेशनल गेम है. इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं बच्चों? 6 प्लेयर्स. थर्ड इज इन हॉकी अ कर्व स्टिक इज यूज्ड टू हिट द बॉल इनटू द नेट. हॉकी के अंदर कर्व स्टिक का यूज करते हैं बॉल को नेट के अंदर हिट करने के लिए. तो इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं बच्चों? इसमें होते हैं 11 प्लेयर्स. फोर्थ इज कबड्डी इज एन एंशिएंट स्पोर्ट. कबड्डी एंशिएंट स्पोर्ट है नाउ प्लेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया और अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खेला जाता है. तो इसमें होते हैं बच्चों 7 प्लेयर्स. फिफ्थ क्रिकेट इज प्लेड इन मैनी इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस. क्रिकेट काफी सारे इंग्लिश स्पीकिंग नेशन में खेला जाता है. इसमें होते हैं बच्चों 11 प्लेयर्स. सिक्स बास्केटबॉल इज प्लेड इन रेक्टेंगुलर कोर्ट वेयर प्लेयर शूट द बॉल इनटू रेज बास्केट. बास्केटबॉल खेला जाता है रेक्टेंगुलर कोर्ट में जहां पर प्लेयर्स बॉल को शूट करते हैं ऊपर की तरफ बास्केट में डालने के लिए. तो इसमें होते हैं बच्चों 5 प्लेयर्स. सेवन खो-खो इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट वेयर प्लेयर्स ट्राई टू टैग ईच अदर. खो-खो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जहां पर प्लेयर्स कोशिश करते हैं एक दूसरे को टैग करने की. इसमें होते हैं बच्चों 9 प्लेयर्स. एट पोलो इज अ टीम स्पोर्ट वेयर प्लेयर्स ऑन हॉर्स बैक यूज मैलेट्स टू हिट द बॉल इनटू द बॉल. पोलो में एक टीम स्पोर्ट है जो प्लेयर इसमें जो प्लेयर्स होते हैं हॉर्स बैक पर वो मैलेट्स का यूज करते हैं बॉल को बॉल के अंदर हिट करने के लिए. इसमें होते हैं बच्चों 4 प्लेयर्स. नेक्स्ट बी नेम द स्पोर्ट. आपको स्पोर्ट का नेम बताना है. द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच टीम इज गिवन. नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं हर एक टीम में वो आपको दे रखा है. फर्स्ट इज 4. 4 कितने होते हैं हर एक टीम में? 4 प्लेयर्स जिसमें होते हैं वो कौन सा स्पोर्ट होता है बच्चों? वो होता है हमारा ट्रैक एंड फील्ड रिले. सेकेंड है 8. इसमें 8 प्लेयर्स होते हैं. ये कौन सा स्पोर्ट है बच्चों? टग ऑफ वॉर. थर्ड में होते हैं बच्चों 6 प्लेयर. ये कौन सा गेम है? आइस हॉकी. नेक्स्ट 10. इसमें कितने प्लेयर्स है? 10. तो ये कौन सा स्पोर्ट है बच्चों? ये कौन सा स्पोर्ट है बच्चों? मैंस लैक्रोसे. नेक्स्ट 5th. इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं बच्चों. ये कौन सा स्पोर्ट है? ये है हमारा अमेरिकन फुटबॉल. नेक्स्ट 6 वाला है. इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं. ये कौन सा स्पोर्ट है बच्चों? ये है बच्चों वाटर पोलो. नेक्स्ट chapter 36. Our chapter 36 name is the importance of hand washing. Hand washing is one of the most important and hygienic practice we can follow. Hand washing एकमात्र important और hygienic practices है जो हम follow करते हैं, जो follow करना चाहिए. This practice prevents sickness and the spread of diseases from one person to another. ऐसा करके हम बच सकते हैं बीमार पड़ने से और जो बीमारियां फैलती डिसीजेस फैलती हैं एक दूसरे के थ्रू उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. About 80% of all contagious diseases are spread by touch. लगभग 80% जो सभी contagious diseases हैं ये फैलती है टच करने से. Most germs are located on our fingertips and under the nails. काफी सारे germs located हुए हुए होते हैं हमारे fingertips में और हमारे nails के अंदर.
Here are some steps to wash your hands properly. यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स ही रखी हैं अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करने के लिए. फर्स्ट, वेट हैंड्स विद वाटर. गीले हाथ जो होते हैं आपको अपने हाथों को धोना चाहिए पानी से. टर्न ऑफ टैप एंड अप्लाई सोप. आपको टैप को बंद करना है, फिर अपने हैंड पर सोप को अप्लाई करना है. सेकंड, लेदर योर हैंड्स विद सोपी बाय रबिंग देम टुगेदर. जब आपके हैंड्स पर सोप लगी हो तो उसको अच्छे से रब करना है आपको. थर्ड, स्क्रब बिटवीन फिंगर्स ऑन द बैक्स ऑफ द हैंड्स एंड अंडर द नेल्स. आपको अच्छे से स्क्रब करना है फिंगर्स के बीच में, हैंड के बैक्स में और नेल्स के अंदर, नेल्स के नीचे. फोर्थ, रिंस हैंड्स यूजिंग क्लीन रनिंग वाटर. फिर आपको अपने हाथों को चलते हुए साफ पानी से धोने हैं, वॉश करने हैं. फिफ्थ, ड्राई हैंड्स विद क्लीन टॉवल. फिर आपको साफ टॉवल से अपने हैंड्स को पोंछना है, ड्राई करना है. नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हेल्प बॉक्स. नीचे जो आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है उसकी हेल्प से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज, डर्टी हैंड्स माइट कैरी बैक्टीरिया विच आर ऑल्सो कॉल्ड. गंदे हाथों में बैक्टीरिया हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? चलिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं. इसको बोलते हैं बच्चों हम जर्म्स. क्या बोलते हैं? जर्म्स. सेकंड, हार्मफुल जर्म्स कैन बी रिमूव्ड व्हेन हैंड्स आर वॉश्ड विद. हार्मफुल जर्म्स हट सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं जब हम अपने हाथों को किससे वॉश करें? जब हम अपने हाथों को किससे वॉश करें बच्चों? लिक्विड सोप से. थर्ड, हैंड्स शुड बी डैश इन क्लीन रनिंग वाटर फॉर सेवरल सेकंड्स टू रिमूव सोप. हैंड्स को हमें क्या करना चाहिए? चलते हुए साफ पानी में, जिससे कि वो जो सोप है वो रिमूव हो सके, कुछ सेकंड्स तक हट सके. तो इसका आंसर आएगा बच्चों रिंस, मतलब धोना चाहिए. हमें अपने हैंड्स को साफ पानी से रिंस करना चाहिए, धोना चाहिए, तब तक जो हमारे हैंड पे सोप लगी हुई है वो हट ना जाए. फोर्थ इज, हैंड शुड बी डैश आफ्टर वॉशिंग यूजिंग अ ड्राई क्लॉथ और टिश्यूज. हैंड को हमें क्या करना चाहिए? अपने हैंड को वॉश करने के बाद ड्राई क्लॉथ और टिश्यू से क्या करना चाहिए बच्चों? हमें उसको ड्राई करना चाहिए. क्या आएगा बच्चों? ड्राइड. फोर्थ का आएगा ड्राइड. फिफ्थ, अ डैश कैन बी यूज्ड व्हेन रनिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल टू वॉश हैंड्स. हमें किस चीज का यूज करना चाहिए जब अपने हाथों को धोने के लिए रनिंग वाटर मतलब साफ बहता हुआ पानी अवेलेबल ना हो? तो हमें यूज करना चाहिए बच्चों हैंड सैनिटाइजर का. किसको यूज करना चाहिए? हैंड सैनिटाइजर का. तो हम इसमें लिखेंगे हैंड सैनिटाइजर. नेक्स्ट, सिक्स, in hotels, light switches and TVs dash are items that are most loaded with germs. hotels वगैरह में लाइट स्विचेस और टीवीज वगैरह ये वो आइटम्स होते हैं जो जर्म्स से काफी भरे हुए होते हैं. तो इसका क्या आएगा बच्चों? रिमोट कंट्रोलर. क्या आएगा? रिमोट कंट्रोलर. लाइट स्विचेस, टीवीज, रिमोट कंट्रोलर जो होते हैं होटल्स वगैरह के अंदर ये काफी सारे जर्म्स से लोडेड हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं. Seven, shopping boards and dash often have more germs than toilet seats. शॉपिंग बोर्ड्स और किसमें ज्यादा जर्म्स होते हैं? टॉयलेट सीट से भी ज्यादा. तो वो होते हैं बच्चों स्पॉन्जेस. एक, हैंड शुड ऑल्सो बी वॉश्ड आफ्टर ब्लोइंग द नोज, कफिंग. और हमें अपने हाथों को तब भी धोना चाहिए जब हम अपने नोज को ब्लोइंग करते हैं, खांसी होती, कफिंग होती है या फिर स्नीजिंग जब छींक आती है, तब भी हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट, चैप्टर 37. Our chapter 37 name is Mountain Ranges Around the World. A mountain range is a group or chain of mountains. जो mountain range है वो group है mountains का, फिर chain है mountains का. Mountain ranges are formed when two plates of the earth's outer layer collide and the land buckles and folds. Mountain ranges तब बनती है जब दो plates जो होती है earth's outer layer वो collide हो जाए साथ में, और जो land buckles और folds हो जाए. They usually have similar geological and natural features. इसमें ज्यादातर similar geological और natural features होते हैं. They can affect the climate and rainfall of an area. वो उस एरिया पर क्लाइमेट पर और रेनफॉल पर इफेक्ट डालते हैं. They sometimes form a natural border between
टू कंट्रीज, और ये कभी कभी नेचुरल बॉर्डर को भी बना देती है दो कंट्रीज के बीच में। ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम माउंटेन्स, लगभग 80% जो वर्ल्ड फ्रेश वाटर है वो माउंटेन से ही आता है। नेम द माउंटेन रेंजेस फ्रॉम देयर डिस्क्रिप्शंस, आपको इन डिस्क्रिप्शंस को रीड करके इन माउंटेन रेंजेस के नेम बताने हैं। फर्स्ट, दिस रेंज डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया, ये जो कॉन्टिनेंट है यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, रेंजेस है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारा कुरलास। सेकेंड वाला है बच्चों हमारा, दिस रेंज रन्स अलोंग द एंटायर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो रेंज है ये चलता है एंटायर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के अलोंग। इट इज द लॉन्गेस्ट अबव लैंड माउंटेन रेंज, ये काफी लॉन्गेस्ट अबव लैंड है माउंटेन रेंज का। तो ये कौन सा है बच्चों, इसका नेम है एंडीज। थर्ड, दिस रेंज इन एशिया इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो रेंज है एशिया में ये हाईएस्ट है वर्ल्ड की। 14 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स आर लोकेटेड इन इट, 14 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ पर लोकेटेड हुए भी होते हैं। इसका नेम है बच्चों हिमालयाज। नेक्स्ट फोर्थ एंड दिस रेंज अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉकीज, ये जो रेंज है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अलोंग इसको हम द रॉकीज भी बोलते हैं। इट हैज मैनी नेशनल पार्क्स, इसमें काफी सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। इसका नेम है बच्चों रॉकी माउंटेन्स। नेक्स्ट फिफ्थ है, दिस रेंज कवर्स मैनी यूरोपियन कंट्रीज, ये रेंज काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज को कवर करती है। मैनी वर्ल्ड फेमस अल्पाइन रिजॉर्ट्स फॉर स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग आर लोकेटेड हियर, काफी सारे वर्ल्ड फेमस अल्पाइन रिजॉर्ट्स स्कीइंग के लिए और माउंटेनियरिंग यहाँ पे लोकेटेड हुए हुए हैं। इसका नेम है बच्चों एल्प्स। नेक्स्ट सिक्स्थ, दिस इज अ रेंज इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, ये रेंज है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका की, नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द ग्रीक गॉड्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसका नाम ग्रीक गॉड्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ के बाद रखा गया था। इसका नेम है बच्चों एटलस। इसका नाम है बच्चों एटलस। सेवन, दिस रेंज फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ये जो रेंज है ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो इसका नेम है बच्चों प्राइनीज। नेक्स्ट, दिस रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा विद इन द आर्कीपेलागो, ये रेंज लोकेटेड हुई भी है नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा में आर्कीपेलागो के साथ। तो इसका नेम है बच्चों आर्टिक कॉर्डिलेरा, हम लिखेंगे आर्टिक कॉर्डिलेरा है बच्चों, आर्टिक कॉर्डिलेरा।